हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। स्वागत है आपका स्वनि मेरा क्लासेस में। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी रहेगा कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी मेन या मुख्य जो है वो विशेषताएं क्या रहती हैं। इजी टॉपिक है क्योंकि लगभग जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो आप लोगों को पता है कि उसको बेसिक कैरेक्टर की नॉलेज हर जगह आती रहती है कि भैया इंडिया एक मान लो डेवलपिंग नेशन है या कृषि पर आधारित है या यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है या पॉवर्टी है, कुछ कैरेक्टर भी हैं। खैर, तो वो हमें करेक्टर देखने 2024 के हिसाब से भी हम देखेंगे कि प्रेजेंटली हमारी इकोनॉमी के क्या करेक्टर हैं और कुछ अपन एडवांस और चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे टॉपिक को कवर करने के लिए। ठीक है, तो हमारा टॉपिक रहेगा अर्थव्यवस्था जो है, ध्यान रखना उसका मूल चित्र जो है वो क्या रहेगा, उस पर हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपन इकोनॉमी को अगर डिवाइड करना चाहें ना तो कई तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं या कई प्रकार से हम उसको बांट सकते हैं। जैसे कि आप लोग इकोनॉमिक्स में बेसिकली पढ़ते हैं कि अगर अपन चाहें तो इकोनॉमी को इकोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आज मान लो किसी भी देश की अगर कोई अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, तो उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है कि उसको चलाने की जो आर्थिक प्रणालियां हैं, जैसे कि ठीक है, तो वो क्या प्रणालियां हो सकती हैं उसके आधार पर हम बांट सकते हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने पढ़ा है कि भाई एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, देखो जहां पर आप लोगों को पता है कि वो अर्थव्यवस्था जहां पर मुख्य तौर पर जो पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स है, ध्यान रखना उनका रोल होता है, और गवर्नमेंट जो है ध्यान रखना उनका हस्तक्षेप जो होता है, इंटरफेरेंस जो होता है वो ना के बराबर होता है, जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो उस हिसाब से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर जैसे कि मान लो सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गई हमारी। ठीक है, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है ध्यान रखना वो उल्टा होता है कैपिटलिस्टिक सिस्टम के, जहां पर पूरा का पूरा हम कहते हैं जो अधिकार क्षेत्र जो है या डिसीजन है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, का उत्पादन करना है, क्या किसके लिए करना हो, सब कुछ गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, तो उसके अलग सेपरेट करेक्टर हो जाते हैं। और सी आपको पता है जो रहता है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रहता है हमारा, जिसको हम मिश्रित जो है वो अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक, ध्यान रखना उसका एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व, जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो, कैपिटलिस्टिक भी हो, सोशलिस्टिक भी हो। जैसे आप एग्जाम्पल इसके अंदर देखेंगे इंडिया का, जहाँ पर आपको कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जहाँ पर गवर्नमेंट भी अपनी चीज़ें चलाती है वेलफेयर के लिए, प्राइवेट वाले भी अपनी चीज़ें चलाते हैं प्रॉफिट के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा मैं इनमें डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिक कैरेक्टर बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम डिवाइड कैसे कैसे कर सकते हैं इकोनॉमी को। ठीक है, उसके बाद फिर हम बेसिक कैरेक्टर जो इंडियन इकोनॉमी के बात करेंगे, क्योंकि मिक्स इकोनॉमी सिस्टम इंडिया की ध्यान रखना एक कैरेक्टर से विशेषता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। दूसरा देखो, हम लोग जो हैं वो इकोनॉमिक सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं किसके बेसिस के ऊपर, डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं। डेवलपमेंट यानी विकास के आधार पर हम, जैसे मान लो डेवलप्ड हो सकती है इकोनॉमी, ठीक है, या फिर डेवलपिंग हो सकती है, या फिर अंडर डेवलप्ड हो सकती है ना। मतलब जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि या तो विकसित अर्थव्यवस्था हो सकती है भैया, या फिर विकासशील अर्थव्यवस्था हो सकती है, या फिर अविकसित अर्थव्यवस्था हो सकती है ना। तीन तरीके की हो सकती है। जैसे कि देखो जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, ध्यान रखना जो विकसित अर्थव्यवस्था है, जैसे कि अपन यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, जो डेवलप्ड है जापान की बात करें, तो मेनली पता है इनकी जो जीडीपी है यानी इनका जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा पता है किस पर डिपेंड करता है, वो सर्विस सेक्टर पर डिपेंड करता है, कि जो सेवा क्षेत्र है उसका योगदान जो है वो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा विकसित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं। अगर डेवलपिंग है, ध्यान रखना जैसे इंडिया है, इंडिया कैसी अर्थव्यवस्था है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है,
तो इंडिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इंडिया में तीनों का ही रोल है जीडीपी के अंदर। जैसे एग्रीकल्चर, कृषि भी है इसके अंदर, प्लस इसके अंदर इंडस्ट्री यानी उद्योग का भी रोल है, ध्यान रखना। और तीसरा जो है यहाँ पर वो सर्विस सेक्टर भी है। हालांकि हम देखें तो सेवा क्षेत्र का रोल बढ़ रहा है, जैसे इंडिया की जीडीपी में लगभग 60% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का ही है हमारा। एग्रीकल्चर का लगभग आप यूँ मान के चलें 15% के आसपास है, और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का लगभग 20-22% के करीब जैसे। उसके बाद अंडर डेवलप्ड या अगर अपन अविकसित अर्थव्यवस्था की बात करें तो ज़्यादातर ये मैक्सिमम जो है, ध्यान रखना, वो एग्रीकल्चर यानी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो इस तरीके से अपन चाहें तो इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो इसको डिवाइड करने का हमारा, अगर हम चाहें तो इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं तीसरे नंबर पर कि भैया आपने जो अपनी इकोनॉमी है, ध्यान रखना, वो किस तरीके से रखी हुई है। क्या आपकी इकोनॉमी क्लोज है या आपकी इकोनॉमी ओपन है। फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिस पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्लोज है, अगर मान लो आपकी अर्थव्यवस्था जैसे बंद है, तो बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, ध्यान रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुली नहीं हो, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो ओपन नहीं है, ध्यान रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज। जैसे इंडिया की पहले इकोनॉमी एक टाइम में जब हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता, तो आप उसको क्लोज इकोनॉमी बोल सकते हैं। पर टेक्निकली 1991 के बाद आप देखोगे, हालांकि व्यापार तो उससे पहले भी होता था, थोड़ा बहुत खुला था, पर मेजर रिफॉर्म 1991 में हुए, फिर एफडीआई भी अलाउ हुआ, एफआईआई भी अलाउ हुआ, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी अलाउ हुए, और जॉब के लिए भी मूवमेंट जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बढ़ा। तो वो कैसी इकोनॉमी है, वो ओपन इकोनॉमी है, ध्यान रखना। तो ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है, ध्यान रखना, जिसको आप बोल सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट के लिए, यानी जो निर्यात के लिए या आयात के लिए क्या हो, खुली हो, ध्यान रखना, उसको अपन ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। और क्लोज इकोनॉमी होगी, बंद अर्थव्यवस्था होगी, ध्यान रखना, तो फिर हम इसको एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट के लिए, ध्यान रखना, वो फिर बंद रहेगी, ठीक है। इवनली आप इन्वेस्टमेंट या निवेश के लिए भी कह सकते हैं कि वो बंद रहेगी। पर आजकल आपको पता है ग्लोबलाइजेशन होने के बाद अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी जो है वो अब ओपन इकोनॉमी है। आपको पता है कि सब जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अगर चाहें देखो तो इकोनॉमी को और भी कुछ बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं, और कई तरह के, ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आजकल ये भी लिखा हुआ जाता है कि भैया ब्लू इकोनॉमी क्या होता है। अब ब्लू इकोनॉमी का मतलब हो गया भैया नीली अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब देखो ब्लू इकोनॉमी, आपको पता है ब्लू यूजुअली किससे रिलेटेड होता है, वाटर से। जैसे नीला पानी आपको यूजुअली किसका दिखाई देता है, ओशियन का या समुद्र का, तो इसको ओशियन इकोनॉमी भी बोला जाता है, इसको ओशियन इकोनॉमी भी बोला जाता है, ध्यान रखना। या मैराइन वर्ड हम यूज करते हैं तो आप इसको मैराइन इकोनॉमी है, ध्यान रखना, वो भी आप इसको बोल सकते हैं, ध्यान रखना। अब ब्लू इकोनॉमी, ओशियन या मैराइन इकोनॉमी जो है, ध्यान रखना, ये बेसिकली किससे रिलेटेड होती है कि जो समुद्र है, ध्यान रखना, वहां से हम जो भी रिसोर्सेज यूज करते हैं अपने देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, या फिर ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब ओशियन हमारी जीडीपी को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि हम वहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिशिंग करते हैं, ध्यान रखना, मछली पकड़ेंगे, तेल निकालेंगे या कुछ और एक्सट्रैक्ट करेंगे वहाँ से, तो वो हमारी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है, ध्यान रखना। लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि उनके इकोनॉमिक सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसके, सी या समुद्र के, ध्यान रखना। क्योंकि आप जितने जहाज आते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सट्रैक्शन करते हैं या कोई जहाज है, ध्यान रखना, वो पॉल्यूशन अगर वहाँ पर जाकर क्रिएट करता है, कई बार होता है ना, तेल का पूरा जहाज ही डूब गया भाई समुद्र में, तो कितना पॉल्यूशन होता है वहाँ पर, या बहुत ज़्यादा कचरा फैला रहे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है, ध्यान रखना, जो समुद्र है, ध्यान रखना, अगर हम बात करें कि आज वहाँ का जो इको सिस्टम है, जो वहाँ की जो प्रणाली है, ध्यान रखना, उसको बिना प्रभावित किए, कि उसको आप कम से कम अफेक्ट करें, और उसको बिना अफेक्ट किए आप अपनी इकोनॉमी को जितना डेवलप कर सकते हैं, किसके लिए, देश के विकास के लिए, या लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। ब्लू इकोनॉमी के थ्रू भी पता है बहुत सारे लोगों को, आप साउथ में चले जाएंगे तो कितने सारे फिशरमैन, मछुआरे हैं, देखो
जिनको इनसे रोजगार जो है मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनी आपको देखा, रिलायंस वगैरह जो है वो सी से जो है वो ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना, ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था क्या होती है कि जो ओशियन है या मैराइन है, ध्यान रखना उनका इकोसिस्टम बिना प्रभावित किए हुए जितना आप अपने देश का आर्थिक विकास कर सकते हो उसको अपन ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। और अभी 2015 के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है, ध्यान रखना, इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी चलाया जिसका नाम क्या था, सागरमाला। तो ये जो सागरमाला नाम से जो प्रोजेक्ट इन्होंने चलाया है, देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सागरमाला प्रोजेक्ट का, कि कैसे जो है वो हम पोर्ट बनाए, ध्यान रखना जितने सीधे बंदरगाह होते हैं ध्यान रखना वो खोले जाएं, जो सी जो है समुद्र है ध्यान रखना, जो कोस्टल एरिया है, जैसे कोस्टल मेरे को नाम याद है तो इसको कोस्टल इकोनॉमी भी बोला जाता है, ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको, कोस्टल इकोनॉमी भी बोला जाता है। कि जो कोस्टल एरिया है ध्यान रखना, जो जैसे मान लो अब गुजरात हो गया या मुंबई हो गया जहाँ पर समुद्र है ध्यान रखना, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट इस्टेब्लिश किए जाएं। जैसे अदानी को काफ़ी अच्छे पोर्ट इस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट मिले हैं, ठीक है ना, तो वो पोर्ट डेवलप किए जाएं। जितने पोर्ट डेवलप होंगे शिप्स का मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा, देखो उतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, फिशिंग भी होगी, ऑयल एक्सट्रैक्शंस भी होंगे, तो उससे जो हमारी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था की ग्रोथ होगी उसको अपन ब्लू इकोनॉमी या कोस्टल इकोनॉमी या मैराइन इकोनॉमी बोलते हैं। तो अगर ये चीज़ आती है ध्यान रखना तो थोड़ा आप लोग जो है इस पर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हमें क्या बात ध्यान रखनी है, देखो आजकल एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं गिग इकोनॉमी। अब इस पे भी क्वेश्चन आता है कि गिग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। देखो तो गिग इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, वो अर्थव्यवस्था होती है ध्यान रखना जिसके अंदर लोग फ्रीलांसर ज्यादा होते हैं, जिनके पास परमानेंट जॉब कम होती है, कैजुअल वर्कर अपन कह सकते हैं जिसमें ज्यादा होते हैं, उस इकोनॉमी को हम गिग इकोनॉमी बोलते हैं। देखो सबसे बढ़िया मैंने क्या बोला, जिसके अंदर आपको फ्रीलांसर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, देखो यानी जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं ध्यान रखना वो ज्यादा देखने को मिलेंगे इसके अंदर। फ्लेक्सिबल टाइमिंग ऑफ वर्क आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ध्यान रखना वो गिग इकोनॉमी होता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आपको इसका समझना है ना तो आप जोमेटो को पकड़ लीजिए, ठीक है, या चाहे तो आप जेप्टो को पकड़ लीजिए या फिर आप स्विगी को पकड़ लीजिए। अब मैंने ज़्यादातर तो एग्जांपल खैर फूड इंडस्ट्री का ही दिया है। इसमें जितने भी लोग काम करते हैं फ्रीलांसर ही आपने देखा होगा, या फिर आप ओला का एग्जांपल ले लीजिए या आप उबर का एग्जांपल ले लीजिए। इवनली जब हम कभी कंपटीशन क्लासेस में पढ़ाते हैं तो हम लेक्चर वाइज पेमेंट लेते हैं, लेक्चर वाइज हम चले गए, 2 लेक्चर यहाँ ले रहे हैं, 3 लेक्चर यहाँ ले रहे हैं, तो हम भी क्या है फ्रीलांसर ही तो है, जहाँ जहाँ टुकड़ों में हमें काम मिल जाता है, टेम्परेरी जो वर्कर हो जाता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है सबसे ज़्यादा उसके अंदर आपको टेम्परेरी वर्कफोर्स से ध्यान रखना वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, जहाँ पर फ्रीलांसर है। क्योंकि इंडिया में वही बात है, परमानेंट जो जॉब है वो फाइंड आउट करना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इतनी जॉब नहीं दे पाती है और प्राइवेट कंपनीज भी आजकल के अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए ज़्यादातर फ्रीलांसर या टेम्परेरी वर्कफोर्स को है ना वो ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करती हैं। तो ये भी एक नई टर्मिनोलॉजीज है, ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है गिग इकोनॉमी, जहाँ पर फ्रीलांसर जो है ध्यान रखना वो लोग ज़्यादा काम करते हैं। और अभी एडवांस में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन क्या है कि देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना। आई थिंक आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। और ये जो गिग इकोनॉमी है, कहते हैं ऐसा कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एक्चुअली म्यूजिक इंडस्ट्री के थ्रू इसकी शुरुआत हुई थी। जो म्यूजिक इंडस्ट्री एक्चुअली वहाँ पर सब फ्रीलांसर हैं, परमानेंट तो होते नहीं है, कोई गाना किस मूवी में गा रहा है, कोई गाना कहीं पर गा रहा है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री में जो है वो गिग इकोनॉमी सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि इस टर्मिनोलॉजी का है या इस चीज़ को देखा गया। और इंडिया में लगभग जो अभी कुछ टाइम पहले की अगर बात की जाए तो लगभग 15 मिलियन से जो ज़्यादा लोग थे वो लगभग गिग इकोनॉमी या फ्रीलांसर के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि गिग इकोनॉमी का अगर देखा जाए जितनी टेम्परेरी वर्कफोर्स बढ़ रही है, जितने फ्रीलांसर बढ़ रहे हैं, तो ये इकोनॉमी इंडिया में जो है वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना, सर्कुलर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं हम जिसको? सर्कुलर इकोनॉमी। यानी
चक्रीय अर्थव्यवस्था जिसको हम बोलते हैं। अब सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, ध्यान रखना। सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था वो होती है जो किसी भी चीज पर जब काम करती है तो कोशिश ये करती है कि वो सर्कुलेशन में रहे, जिससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम से कम हो। जैसे कि हम लोग यूजुअली जब ग्रीन मार्केटिंग पढ़ते हैं, हरित विपणन पढ़ते हैं जब हम, तो हम तीन चीज़ों पर बात करते हैं। क्या कि जो भी प्रोडक्ट बनाया जाए कोशिश क्या होनी चाहिए कि रीयूज़ किया जाए, चाहे उसकी पैकेजिंग हो, फॉर एन एग्जांपल रीयूज़ हो, या फिर रिड्यूस हो, या फिर रिसाइकल हो अपन। और ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है, ध्यान रखना, ये इकोनॉमी 5R पर बेस्ड है। तो रीयूज का मतलब क्या होता है कि भैया आप उसका पुनर्उपयोग कर सकें, उसको रीयूज कहते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो अपने यूएसए का एक ब्रांड है जिसका नाम है आपका एक पार्लर चेन है, मतलब ब्यूटी पार्लर चेन है जिसका नाम बॉडी केयर करके है, आई थिंक सो। ठीक है, तो अभी मुझे बहुत नाम क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। उन्होंने क्या कर रखा है कि आप उनका जब कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना, जैसे आपने उनका बॉडी लोशन क्रीम लिया तो उसकी ट्यूब जो खाली हो जाती है ना, आप उनको जाके वो ट्यूब, खाली जो ट्यूब है वो उनको दे दीजिए, वो उसको रिफिल करते हैं, ध्यान रखना। और वो आपको डिस्काउंट देते हैं। मतलब आज मैं क्यों बचा के रखूंगा, क्योंकि जो खाली हो गया ना, ध्यान रखना, वो ट्यूब अगर मैं उनको देता हूँ तो वो अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, इसको रीयूज कर रहे हैं। और चलो इससे भी नहीं तो अगर मैं पेप्सी और कोक का एग्जाम्पल लूँ तो आपने देखा होगा कि इनकी जो ग्लास बोतल आती है ना, जो कांच की बोतल्स आती हैं कोल्ड ड्रिंक की, वो क्या की जाती है, बार बार रीयूज की जाती है। तो अच्छा है ना, प्लास्टिक की बोतल की तरह नहीं है कि उसको फेंका जा रहा है और इन्वायरमेंट में कचरा क्रिएट हो रहा है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, जितना हो सके भैया कम से कम कचरा जो है वो क्रिएट किया जाए। जैसे कि रिड्यूस का अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर आप लोग कभी भी देखो, अगर आप मान लो KFC गए होंगे, या मान लो आप मैकडोनाल्ड गए होंगे मैकडी बर्गर खाने के लिए, या फिर मान लो आप बर्गर किंग गए होंगे, एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि इन्होंने भी क्या कर रखा है, पेप्सी और कोक से टाई अप कर रखा है। अब पेप्सी और कोक से टाई अप करने का मतलब क्या है कि जब आप इनसे कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं देते। इन्होंने क्या कर रखा है, KFC मैकडोनल्ड कहीं जाएंगे तो आपने सोडा शॉप पर देखा होगा, एक सोडा शॉप होती है, वहाँ पर इस तरीके से फ्लेवर्स लगे हुए होते हैं, है ना, फ्लेवर्स लगे हुए होते हैं। और यहाँ पर एक बटन टाइप होता है, उसको पुश करते हैं तो यहाँ से वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो ड्रॉप आउट करना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्पोजल ग्लासेस लग देते हैं जो यूजुअली पेपर ग्लासेस होती हैं, ठीक है, उनमें फिल करके देते हैं। तो वो क्या होता है कि उससे कचरा जो है वो क्रिएट नहीं होता। एक ही कंटेनर में आके वो फिल कर दे, तो उसका बड़ा सारा कंटेनर होता है पेप्सी का, जैसे फिल कर दिया, अब आपको सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, पेपर ग्लास के अंदर आपको सर्व करेंगे। तो इससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है पैकेजिंग, कि उनको बार बार जो है प्लास्टिक की बॉटल के अंदर पैकेजिंग करके नहीं देनी पड़ रही है। थर्ड नंबर पे देखो रिसाइकल है, जो बड़ा कॉमन सा प्रोसेस है कि पॉलीथीन है, प्लास्टिक आपने देखा होगा, इनको बार बार रिसाइकल जो है वो किया जाता है। अब 5R में क्या आता है कि मैन्युफैक्चर भी आता है। अब री मैन्युफैक्चर क्या होती है, ऐसी चीज ध्यान रखना जो खराब हो जाती है अगर, तो उसको री मैन्युफैक्चर मतलब उसको उसी चीज को दोबारा से बनाया जा सके। ऐसा नहीं है कि वो आइटम खराब हो गया तो नया बनेगा, कोशिश होगी कि उसी आइटम से, ध्यान रखना, उसको, ये ज़्यादा चीज़ें आपको जैसे प्लास्टिक वगैरह की चीज़ों में ज़्यादा देखने को मिलेगी, उनको री मैन्युफैक्चर जो है किया जाता है। नहीं तो आप लोग रीफर्बिश्ड तो देखते ही हैं। अब रीफर्बिश्ड क्या होता है, ध्यान रखना, जहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे पुराने लैपटॉप होता है, आपने देखा होगा, आप फ्लिपकार्ट पे अगर जाएंगे, अगर आप अमेजोन पे जाएंगे तो वहाँ पर रीफर्बिश्ड आपको प्रोडक्ट मिलते हैं कि जो खराब हो जाते हैं उसको वो रिपेयर करते हैं। तो रीफर्बिश्ड या आप रिपेयर भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, कि उनको रिपेयर करके बेचा जाता है। आपको बढ़िया से बढ़िया लैपटॉप रीफर्बिश्ड या रिपेयर जो होगा ना 10,000 12,000 रुपये में मिल जाएगा। तो किसी को बहुत ज़्यादा हो सकता है उससे सस्ता भी मिल जाए। और ऐसा जयपुर में कहीं शॉप भी है जहाँ पर रीफर्बिश्ड और रिपेयर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो सोचो वही प्रोडक्ट बार बार यूज़ होता चला जाएगा। तो ये 5R पर जो है वो इकोनॉमी काम करती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। आज के टाइम में इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत भी है। देखो, तो ये मैंने एक बात बताई कि आजकल क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं जब अपन पढ़ रहे हैं। बाकी हम ठीक है, हम पढ़ के देखें अगर क्या मुख्य विशेषता है, सैलिएंट फीचर्स जो हैं वो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के हो सकते हैं। तो देखो,
अपन कहते हैं कि इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, देखो हम क्या कहते हैं कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की। क्यों? क्योंकि क्या करेक्टर है जो हम इसको विकसित नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि अभी भी यहाँ पर लोगों का देखो लो पर कैपिटल इनकम है। हालांकि हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, जो निकलता कैसे राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देखें, लेकिन वही बात है भारत की जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो प्रति व्यक्ति जो आय है या जो कंट्रीब्यूशन जो होता है नेशनल इनकम में वो कम आता है। पॉपुलेशन देखो काफ़ी ज़्यादा है, पॉवर्टी लाइन भी मतलब हाई पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी गरीबी रेखा से नीचे काफ़ी लोग हैं। लगभग आप देखोगे तो अभी भी इंडिया में 22% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखेंगे रोड है या इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, डैम वगैरह जो है वो इतने प्रॉपर नहीं है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो मैंने बोला था कि विकसित होने के लिए आपको सर्विस इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो अभी भी एग्रीकल्चर है। कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी कम है, तो ये कुछ विशेषता बताती है कि भारत अभी भी विकासशील देश है। तो अब हम अगर फीचर्स की बात करें, देखो सबसे पहला फीचर ही क्या है, देखो लो पर कैपिटा इनकम है। इंडिया पर कैपिटा इनकम देखो काफ़ी कम है अगर हम विकसित देशों से अगर इसकी तुलना करें। सीएसओ जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, देखो जो ये सारे एस्टिमेट्स जो है वो देता है, आंकड़े देता है, उनके हिसाब से पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री 2015-16 की अगर बात की जाए तो वो 93,231 जो है, ध्यान रखना, पर पर्सन था पर कैपिटा इनकम। लेकिन अगर इसका अपन कंपैरिजन विकसित देशों से करेंगे तो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो पर कैपिटा इनकम अगर अपन कांस्टेंट प्राइस पर देखते हैं 2011-12 में, 2015-16 के साथ अगर उसका कैलकुलेशन करें तो 77,431 आपको देखने को मिलेगा। अब आप समझते हैं कि हम किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है आपको पता है रियल इनकम, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका नॉमिनल इनकम। तो जो रियल इनकम है, ध्यान रखना, वो तो आपका बेस ईयर की प्राइस पर निकलता है, आपको पता है, और इंडिया में भी बेस ईयर आपको पता है प्रेजेंट क्या है 2011-12 है, तो उसकी कीमतों पे निकाला जाता है। नॉमिनल इनकम होगा अगर तो किस पे निकलेगा, ध्यान रखना, वो करंट ईयर की प्राइस पे निकलेगा। वर्तमान जैसे अगर 2025 है तो उसकी कीमतों पर निकालेंगे तो नॉमिनल इनकम होगा। तो वो दो तरीके से कैलकुलेशन किया हुआ, बेस ईयर पर और ध्यान रखना करंट ईयर के बेसिस पे किया गया है। और सीएसओ द पर कैपिटा नेट इनकम एट करंट प्राइस इज, अगर अपन करंट प्राइस पर देखें 2012-13 में था 71,000, 13-14 में 79, 14-15 में 86-79, तो बढ़ रहा है, ध्यान रखना। और पर कैपिटा इनकम अगर हम कांस्टेंट बेस ईयर की प्राइस पे लेते हैं तो वो 65, 68 या 72, ये भी कांस्टेंट ईयर की प्राइस पे भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ कंपेयर करेंगे अगर, ध्यान रखना, तो वहां से ये काफ़ी कम है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, देखो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर देखो अराउंड जीडीपी में 14.2 जो है % कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ध्यान रखना। एंड वाइल 53% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन, जबकि अभी भारत की 53% जनसंख्या है, ध्यान रखना, वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? सोचो टोटल पॉपुलेशन का 53% एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, लगभग देखो 14% के करीब है। तो सोचो कि इंडिया की जीडीपी में, इसका मतलब फिर जीडीपी में फिर मेजर कंट्रीब्यूशन किसका हुआ, हम बोलेंगे भैया सर्विस सेक्टर का हुआ। मान लो कितना दे रहा है, मान लो 60% के आसपास दे रहा है, तो वो जॉब फिर कितनी प्रोवाइड करा रहा है, 53% तो एग्रीकल्चर से ही ले रहे हैं, लगभग 22% के करीब या 25% के करीब मान लो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर दे रहा है। तो फिर सर्विस सेक्टर अगर 18 से 20% ही अगर जॉब दे रहा है, इसलिए तो इंडिया की जो ग्रोथ है, अपन बोलें क्या कैसा है, जॉबलेस ग्रोथ, कि इंडिया विकास कर रहा है, किसके बेस पे कर रहा है, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र पर, और सेवा क्षेत्र उनको जॉब प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रहा। अभी भी 53% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पर हैं, और एग्रीकल्चर ध्यान रखना 53% लोगों को जॉब दे रहा है, जबकि उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 14.2 है। तो इंडिया किस चीज़ पर ग्रोथ कर रहा है, सर्विस पे, सर्विस सेक्टर उसको जॉब दे नहीं पा रहा है। और आप देखो जैसे आज इंडिया में चाहे टेलीकॉम हो, चाहे इंडिया के अंदर एजुकेशन हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रोडवेज हो, एयरलाइंस हो, ये सब के सब जो है किस पर बेस्ड हैं, सारे के सारे सर्विस सेक्टर पर है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब कुछ। और ये इतनी जॉब हमें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, इसलिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। ओवर पॉपुलेशन है, देखो एवरी डिकेड इंडियन पॉपुलेशन देखो लगभग 20% से बढ़ रही है, एंड ड्यूरिंग द 2011 पॉपुलेशन लगभग 17.5% के करीब जो है देखो वो इंक्रीज हुआ है। तो इन 10 सालों के अंदर 17.5% से बढ़ रही है।
तो लगभग लिखा है इन एवरी डिकेड पॉपुलेशन लगभग 20% से बढ़ती है, पर अभी ठीक है, जैसे भारत में हमेशा एक वो नारा रहा है, भारत फर्स्ट कंट्री रहा है जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल करने से रिलेटेड पॉलिसी दिया कि हम दो, हमारे दो बच्चे दो या अच्छे, तो उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। करंटली इंडिया इज एडिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लगभग हर साल हमारी पॉपुलेशन जो है, ध्यान रखना, वो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर बढ़ जाती है। और इंडिया पोजेसर ऑफ अराउंड लगभग पूरे वर्ल्ड की 17.5% जो जनसंख्या है, देखो तो वो समझ लीजिए कि भारत की ही है। तो कहते हैं ना, हर छठा या सातवां व्यक्ति, अगर पूरे भारत विश्व को मिला दिया जाए तो हर छठा या सातवां व्यक्ति आपको जो है वो भारत का ही मिलेगा। और अभी तो जनसंख्या में हम चाइना से भी आगे आ चुके हैं। इनकम देखो डिस्पैरिटी रिपोर्ट रिलीज क्रेडिट स्विस रिवील दैट रिचेस्ट 1% इंडियन ओन 53% ऑफ द कंट्री वेल्थ। तो देखो इंडिया की जो टोटल वेल्थ है, संपत्ति है, उसका 53% तो केवल 1% लोगों के पास ही है। अब अंबानी, अदानी या इन लोगों को अगर अपन जोड़ेंगे तो 53% वेल्थ तो 1% लोग लेके बैठे हुए हैं, वाइल द शेयर ऑफ द टॉप अगर 10% ले लेते हो तो लगभग वो 76.5% के करीब, लगभग 10% लोगों के पास है। तो बाकी 90% लोग हैं, उनके पास बचा ही कितना, देखो लगभग 23-24% के करीब बाकी लोग। तो इनकम की डिस्पैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। टू पुट इट डिफरेंटली इन ए मैनर that conveys the political economy of this stunning statistics, 90% of India owns less than a quarter of the country's wealth। तो देखो आप, ये बात लिखी हुई आ रही है कि 90% जो जनसंख्या है उनके पास तो लेस देन क्वार्टर मतलब 25% से भी कम संपत्ति या वेल्थ है। तो यहाँ पर इनकम डिस्पैरिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, यानी आय में विभिन्नता काफ़ी ज़्यादा है। इनका गिनी कोएफिशिएंट निकालेंगे अगर आप, तो वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मतलब एक की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। लॉरेंज कर्व, लॉरेंज वक्र बनाएंगे अगर आप, तो वो भी आपको जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से आपको शिफ्ट होते दिखाई देगा। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, भी पूंजी का निर्माण होगा कैसे, जब जनसंख्या ज़्यादा है, परिवार का साइज बड़ा है, महंगाई है, तो ज़्यादा पैसा तो आपका वहीं खर्च हो जाता है उस जनसंख्या को मेंटेन करने में। तो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन लो है, क्योंकि एक तो देखो लोगों की इनकम कम है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वॉज 23.3% था 1993-94 में, अब वो इंक्रीज होकर 38.1% हुआ 2007-8 में, बट फिर डिक्लाइन होकर कितना हो गया 34.8% 12-13 में। क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी निर्माण के लिए पैसे चाहिए, पैसे बचते गए। अब ज़्यादातर जो बच्चे लेक्चर देख रहे होंगे वो भी अगर कैलकुलेशन करेंगे, हाँ यार ज़्यादा पैसा तो आजकल एजुकेशन पर कितना टैक्स बढ़ता है, मतलब अगर आप यूट्यूब पे जाके अगर चेक करेंगे, कभी टैक्स पर डालेंगे भैया, तो हर चीज़ पर टैक्स, इनकम पहले आती है उस पर टैक्स दो, फिर इन्वेस्टमेंट करो उस पर टैक्स दो, कुछ भी चीज़ आप परचेज कर लो, इवनली पॉपकॉर्न देखा होगा वैरायटी के साथ, उस पर भी टैक्स लग रहा है। हर चीज़ पर टैक्स आपको पे करना पड़ता है, तो पैसा बचता ही कहाँ है कि लोग कैपिटल फॉर्मेशन कर लें वहाँ पर। बैकवर्डनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, देखो कि अगर अपन बुनियादी ढांचों की अगर बात करें तो एज पर रिसेंट स्टडी कहती है 25% इंडियन फैमिलीज डोंट हैव रीच, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। देखो 25% तो ऐसी जनसंख्या है जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है। 97 मिलियन पीपल डोंट हैव रीच ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लगभग 97 मिलियन लोगों के पास देखो आप साफ पीने का पानी नहीं है। 40 मिलियन पीपल इंडिया डोंट हैव सैनिटेशन की सर्विसेज नहीं है। वो इसलिए टॉयलेट मूवी आपने देखा होगा, जहाँ वो टॉयलेट किस हिसाब से बने वो भी उस मूवी में दिखाई रखा है, खैर पर वो बनाए ऐसे ताकि सैनिटेशन की सर्विसेज दी जाए। इंडिया को पैसा भी जो मिलता है यूएसए वगैरह से जो पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए, अब वो दिखाने के लिए खर्च होते हैं पता नहीं, लेकिन ये स्थिति है। इंडिया नीड्स $100 मिलियन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, लगभग इंडिया को $100 मिलियन की जरूरत है 2025 तक। ध्यान रखना इंफ्रास्ट्रक्चर इन चीज़ों पर अगर उनको काम करना है तो विकास के लिए। मार्केट इम्परफेक्शन है, ध्यान रखना, इंडियन इकोनॉमी डजंट हैव good mobility from one place to another which hinders the optimum utilization of resources। मार्केट इम्परफेक्ट का मतलब क्या है, देखो कि गांव के लोग हैं, इतना फ्री मूवमेंट नहीं है कि वो काम के लिए शहरों की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर लिखा हुआ है देखो कि मोबिलिटी इतनी फास्ट नहीं है, प्रॉपर नहीं है कि रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाए कि मैं फटाफट कोई काम करने के लिए शहर गया, काम करके आ गया। दिस मार्केट इम्परफेक्शन क्रिएट फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एवरी ईयर, और इनके कारण से ध्यान रखना लिखा है कि कमोडिटीज की जो प्राइस है हर साल उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोडक्ट जब बहुत फास्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं पाएंगे, मूवमेंट नहीं होगा, ध्यान रखना, तो फिर उनकी सप्लाई कहीं पर कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो वहाँ प्राइस बढ़ जाते हैं। तो वो रुकावटें हैं, ध्यान रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्योंकि गाँव में ही सबसे ज़्यादा सब्जियाँ उगती हैं या फसलें उगती हैं, वहाँ से उनको शहर तक लाना, उसके बीच में आपको पता है बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है, बहुत सारी कमियां हैं, तो वो सप्लाई जब कहीं पर रुकती है तो वो चीज़ बहुत महंगी हो जाती है।
अभी मैं देख रहा था एक वीडियो जहाँ पर देख रहा था वो पत्ता गोभी जो होता है, ध्यान रखना, कैबेज को वो सेल करा था 3 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। और अगर हम यहाँ पर अगर परचेज करने के लिए भी चले जाएंगे तो 50 रुपए किलो में भी शायद नहीं मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो इम्परफेक्ट मार्केट क्रिएट हो। इम्परफेक्ट का मतलब क्या है, जहाँ पर आपको प्राइस में या प्रोडक्ट में वेरिएशन दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आपको इम्परफेक्ट मार्केट यहाँ पर देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है, मोबिलिटी आसान नहीं है, ध्यान रखना। इवनली लोग भी एक जगह से दूसरी जगह पर इतनी फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमी ट्रैप्ड इन द, देखो, वीकेस्ट साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी। इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है। प्रोफेसर रैगनर नर्क्स ने एक बात बोली थी, कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर, क्योंकि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। गरीब परिवार में यूजुअली जो बच्चे पैदा होते हैं वो गरीब ही होते हैं। वो करते हैं क्या, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, अच्छा उनको कुछ मिलता नहीं है, तो वो गरीब ही रहते हैं। तो जो देश गरीब है वो फिर गरीब ही चला जाता है, ये एक सिद्धांत भी दिया रैगनर ने। और अभी हमने पढ़ा कि इंडिया की 22% पॉपुलेशन अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जबकि पॉवर्टी के स्टैंडर्ड भी हमने बहुत कम या वीक रख रखे हैं, अगर आपने गौर से देखा हो। इट मीन्स पुअर कंट्रीज आर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीब देश जो हैं वो गरीबी में ही उलझे हुए रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, ध्यान रखना, जो गरीबी से बाहर निकल कर कुछ अच्छा कर पाते हैं। ये रीज़न है कि हम उनकी बहुत प्रशंसा अप्रिशिएट करते हैं उनको। यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जैसे ज़्यादातर है किस प्रकार की तकनीक यूज़ करती हैं यहाँ पर, आउटडेटेड है, ध्यान रखना। जैसे जो इंडिया की अगर बात की जाए तो आपको हर जगह पर एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी नहीं, हालांकि अब तकनीकी तौर पर विकास हो जरूर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जगह पर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो वेरी क्लियर दैट इंडियन प्रोडक्शन टेक्निक, देखो, लेबर ओरिएंटेड है, ज़्यादातर श्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक भी है, करना भी चाहिए, इंडिया एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, श्रम आधिक्य है, तो जितना ज़्यादा लेबर या श्रम का हम उपयोग कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा। सो इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आती है। देखो, हालांकि लेबर सरप्लस है तो मैं मानता हूँ कि इतनी ज़्यादा नहीं आएगी इंडिया में, लेकिन क्या है, देखो, टेक्नोलॉजी के साथ तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आज एआई जो काम कर देगा, मान लो, वो इंसान से अगर आप करवाएंगे तो कॉस्टिंग तो ज़्यादा आएगी। खैर, ट्रेडिशनल सेटअप ऑफ सोसाइटी है कि इंडियन सोसाइटी अभी भी अगर देखा जाए तो वही कास्टिज्म आपको देखने को मिलेगा, कम्युनिस्ट मिलेगा, मेल डोमिनेट सोसाइटी आपको मिलेगी, अंधविश्वास मिलेंगे, सुपरस्टिशंस, इंटरप्रेन्योरशिप कम मिलेगी यहाँ पर। एंड चलता है एटीट्यूड जो है लोगों का, वो देखने को आपको मिलेगा कि ठीक है, चलता है, चल रहा है, वो चीज़। यहाँ पर लोग ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते, सादा जीवन, उच्च विचार पर ज़्यादा जो है वो रहते हैं। ऑल फैक्टर जो है वो इंडिया की, मतलब जो ग्रोथ है कंट्री की, उसको हिंडर करता है। क्योंकि फीमेल को भी अगर आप मौका मिले, ठीक है, अब शहरों में, गाँव में थोड़े हो रहा है कि महिलाएं भी आगे आ रही है, जॉब ले रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, पर अभी भी कई प्रकार की रुकावटें हैं, ध्यान रखना, अभी भी कई जगह पर दिक्कतें हैं। इंडियन इकोनॉमी का देखो 2024 के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं कि भी लेटेस्ट अगर अपन देखें तो क्या फीचर्स चल रहे हैं, साइज, ग्रोथ रेट, की सेक्टर्स पर अगर अपन कंपैरिजन करें तो इंडियन इकोनॉमी विदाउट ए डाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें हमारी कंट्री की, तो हम इस आर्टिकल में देखते हैं कि 2024 के हिसाब से क्या क्या चीज़ें चलती हैं। तो इंडियन इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो सबसे मेन चीज़ क्या है, देखो, आपको पता है 3 सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है, ध्यान रखना, जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो ऑल दी सेक्टर वर्क टुगेदर। अगर आज आपको देखो देश की वृद्धि और विकास करना है तो अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तीनों क्षेत्र का जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। विद द लिबरलाइजेशन, आपको पता 1991 के अंदर LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण हुआ। और उससे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने किया। इट हैज़ सीन रिमार्केबल चेंजेस, कि उन्होंने अच्छे खासे सुधार किए, जहाँ से इंडिया की जो ग्रोथ है वो हमें काफ़ी देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन ही इंडिया को ओपन किया भैया ट्रेड के लिए, लिबरलाइज किया, नियमों को आसान बनाया उन्होंने, और उन्होंने प्राइवेटाइज किया, निजी क्षेत्र को भी बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज उनके लिए ओपन की। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात की जाए तो हम पढ़ चुके हैं लगभग कि एग्रीकल्चर सेक्टर देखो बैकबोन रहा इंडिया का, ऑल दो शेयर अभी जीडीपी में डिक्लाइन होकर 50% हो गया, क्योंकि एक टाइम पर इसका जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो लगभग 60 से 70% के करीब था। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि अभी सर्विस सेक्टर ने अच्छा खासा ग्रोथ किया, इस कारण से इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हुआ है। लेकिन अभी भी हमने पढ़ा 50% के करीब या उससे ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट अंडरटेकर, अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का हमें विकास करना है, इसके लिए वो सब्सिडी दे रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने देखा होगा, जो गाँव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए, फिनेंस के लिए, जैसे इसमें लिज्जत पापड़ का एग्जाम्पल हमने लिया है।
कोऑपरेटिव फार्मिंग मॉडल्स होते हैं, ई चौपाल हो गया जैसे कि जो आईटीसी ने यूज़ किया, तो वो भी मदद करके वहाँ पर लोगों के विकास पर काम किया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी खोले गए, रीजनल रूरल बैंक खोले गए। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एज ग्रेजुअली शिफ्टिंग टुवर्ड कैश क्रॉप, और धीरे धीरे देखो कैश क्रॉप की तरफ लेकर गए हैं, जैसे शुगर हो गया, इंडिको हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इनकी फसलों पर भी काम करना स्टार्ट किया भाई, या इनकी फार्मिंग पर भी काम करना स्टार्ट किया ताकि किसानों की इनकम है बढ़ सकें। और फूड प्रोसेसिंग जो है आज के टाइम में एक इमर्जिंग मार्केट है, तो वहाँ पर भी इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात की जाए तो देखो लिबरलाइजेशन, उदारीकरण होने के बाद में जब सुधार हुए तो औद्योगिक क्षेत्र ने काफ़ी विकास किया, जिससे इंडिया की जीडीपी को भी काफ़ी फायदा मिला। दिस इज बिकॉज क्योंकि देखो प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो एफडीआई को आपने अलाउ कर दिया था, और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल थी कि हर जगह पर गवर्नमेंट का ही रोल होता था, हर चीज़ सरकार के हाथ में थी, वो चीज़ें इन्होंने खत्म की। तो प्राइवेटाइजेशन हुआ तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आई, एफडीआई अलाउ हुआ तो फॉरेन से कंपनीज आई, जैसे होंडा आई, हीरो के साथ उसने जॉइंट वेंचर किया, सुजुकी आई, मारुति के साथ जॉइंट वेंचर किया, बजाज कावासाकी का जॉइंट वेंचर हुआ, हिंदुस्तान का यूनिलीवर के साथ हुआ। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए, टेक्नोलॉजी आई, हमें सस्ती कीमतों पर अच्छे प्रोडक्ट मिले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू रेवेन्यू मिला। तो इससे औद्योगिक क्षेत्र के कारण से भी हमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। तो लिखा है खैर ये सारा जॉइंट वेंचर जो हुआ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बीच। सर्विस सेक्टर का तो कहना ही क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है भैया वो सेवा क्षेत्र के अंदर ही है, और विकसित देशों की पहचान में इंडिया जितना ग्रो करेगा उतनी सर्विसेज सीएगी। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में होता है क्या, लोगों के पास पैसा होता है, पैसा होता है तो उन्हें क्या चाहिए भैया, सर्विसेज चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट चाहिए उनको खाना खाने के लिए, मूवीज चाहिए उनको एंटरटेनमेंट के लिए, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकिंग इंश्योरेंस चाहिए, उनको घूमने के लिए फ्लाइट्स रेलवे चाहिए, उनको टेलीकॉम सर्विसेज चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि वो सेवाओं की डिमांड, एजुकेशन हो गया पूरा सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आता है, स्कूल हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल हो गया पूरा, तो आईटी फाइनेंस बैंकिंग, समझ रहे हो। और इंडिया ने इनको आउटसोर्स भी अच्छा खासा किया है, जैसे हम फॉरेन को अपनी बहुत सारी सर्विसेज आउटसोर्स भी करते हैं, क्योंकि इंडिया में सर्विसेज सस्ती हैं। जैसे पूरा आपका ये जो कॉल सेंटर्स हैं वो सारे सर्विस इंडस्ट्री पे हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है लोकल आईटी सेक्टर वगैरह का। फूड प्रोसेसिंग देखो आज के टाइम में काफ़ी लुक्रेटिव सेक्टर बन चुका है, क्योंकि इंडिया में सोर्सेज बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखना लार्ज कंज्यूमर जो है, ध्यान रखना वो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट अब इंडिया में चलाया जा रहा है, मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया, कि इंडिया में आकर आप बनाएं, इंडिया का जो प्रोडक्ट है ध्यान रखना उसको फेवर करें, उतना ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज करने पर बात की जा रही है। देयर इज नीड फॉर जैसे पैकेज और प्री प्रोसेस फूड ड्यू टू द इंक्रीज अर्बनाइजेशन, लार्ज पॉपुलेशन है, ध्यान रखना उनके पास पैसा अच्छा है जो खर्च करते हैं, तो उनको कैसे चाहिए, उनको पैकेजेस चाहिए या प्री प्रोसेस्ड फूड चाहिए, ध्यान रखना जो फटाफट जो है कुक हो जाते हैं, जल्दी जैसे प्रोडक्ट है वो बन जाते हैं। तो इस तरीके की प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इंडिया देखो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन का, वी हैव ए ह्यूज पोटेंशियल है, मतलब इस सेक्टर में ग्रोथ के बहुत अच्छे खासे चांसेस भी हैं। आजकल लगभग वो ये वापस हम आ गए हैं कि जौ खाना चाहिए, बाजरा खाना चाहिए, माइलेट्स की हम लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके फेवर में चीज़ें जा रही हैं। मैन्युफैक्चर सेक्टर्स की अगर बात की जाए देखो तो सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चर सेक्टर है, ध्यान रखना सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर के बाद में। एंड गवर्नमेंट इज अंडरटेकन, जैसे देखो मेक इन इंडिया सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको भी बताया था, पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए स्टार्टअप इंडिया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ओपन किए हैं। तो ये अब स्टेट पार्टिसिपेशन भी काफ़ी बढ़ रहा है, ध्यान रखना। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी मेजरली इंडस्ट्री के अंदर आता है, ध्यान रखना, पर सेपरेटली अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में हम देखें तो उसका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में है। कैरेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, थोड़ा सा की फीचर्स की बात करें, तो वही हाई डिपेंडेंस आपको पता है एग्रीकल्चर के अंदर। पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो लिखा है देखो पर कैपिटा इनकम डबल हुआ है, 86,647 था 14-15 में, 22-23 में देखो इंक्रीज होकर 1,72,000 हो गया है। यानी इंडिया की इकोनॉमी जो है पर 2000 लेटेस्ट फैक्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा जो है वो ग्रो कर रही है। हमारी वर्क फोर्स है देखो एक्सपैंड कर रही है, इंडिया इज रिलेटिवली यंग वर्क फोर्स है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा जो वर्क फोर्स है इंडिया की वो यंग है, क्योंकि हमेशा इंडिया में वो 2 बच्चों का प्रमोशन रहा है। अब चाइना भी देखो 2 चाइल्ड पॉलिसी पे आया, 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की, तो जापान और चाइना में आपने देखा होगा ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है। और रिसेंटली यूएस का भी अगर आपने सुना होगा तो वहाँ के भी जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो भी क्या कह रहे थे भाषण के अंदर कि भैया हम
में वो युवा या वो पीढ़ी चाहिए जो बच्चों को पालने में पैदा करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। मतलब वो यूएसए में भी मतलब ये रिक्वेस्ट करें कि भैया आप जो है बच्चे पैदा करें। तो इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एफर्ट्स आर अंडर वे टू क्रिएट मोर जॉब्स। तो अब युवा लोग तो हैं ही, तो क्यों ना उनका हम अच्छा यूज़ लें। तो कोशिश की जा रही है कि गाँव में शहरों में भी जॉब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट की जाए। एफर्ट टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फेयरली, कोशिश ये की जा रही है कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई 10% लोग ही लगभग जो हैं वो 76.3% वेल्थ लेकर बैठे हुए हैं। तो इनिशिएटिव ऐसे लिए जा रहे हैं कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इवनली होना बहुत ज़रूरी है, हर किसी का जीवन स्तर में सुधार हो सके। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया तो टैक्स लगा लगा के भैया अमीरों को भी गरीब बनाती है और गरीब तो गरीब रहते ही हैं, तो वैसे इक्वल हो जाए तो बात अलग है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इंप्रूवमेंट पर देखो काम किया जा रहा है लगातार। अगर देखा जाए ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ एजुकेशन है, नो डाउट कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, लगातार नई ट्रेनें चल रही हैं, रोड भी काफ़ी सुधरी है। क्योंकि कई बार मैं यहाँ से बीकानेर जाता हूँ तो पूरी रोड फर्स्ट क्लास होगी, लेकिन वही बात है 5 टोल डाल दी उन्होंने। 5 टोल टैक्सेस में आपका लगभग 400 रुपये तो टोल का ही जाता है। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलपमेंट कह सकते हो। पहले अब यहाँ से अजमेर जाओगे तो 3 टोल टैक्सेस आते हैं जयपुर से अजमेर के बीच। तो समझ रहे हैं कि कॉस्टिंग जरूर बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो नो डाउट यहाँ पर अपन कह सकते हैं इस बात को। मैरिट टू मेजर पोजीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो जीडीपी मोस्ट कॉमन मैट्रिक्स है देखो, जिससे हम इंडिया की इकोनॉमी को मेजर करते हैं। तो जीडीपी आप लोगों को पता होता है क्या है, जहाँ पर हम लोग कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। फाइनल गुड्स जो होते हैं ध्यान रखना, उनका हम मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। मैंने कहा बेस ईयर पे कैलकुलेट कर सकते हो या तो आप करंट ईयर पे कर सकते हो। पर करंट ईयर की प्राइस पे करते हो तो जीडीपी कई बार बढ़ा हुआ आता है, प्राइस बढ़ने के साथ साथ जीडीपी बढ़ता है। तो बेहतर है कि बेस ईयर जिसकी प्राइस हम कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे 2011-12 की प्राइस के बेसिस पर आप कर सकते हैं। बेस ईयर की प्राइस को यूजुअली हम कांस्टेंट लेते हैं, मान लो जैसे चाहे उनकी 100 प्राइस मान के आप कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पर जब आप कंपैरिजन करेंगे तो जीडीपी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि, क्योंकि फिर जीडीपी कब बढ़ेगा जब केवल आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस तो बेस ईयर के कांस्टेंट होंगे आपके, आप नेशनल इनकम में आपने पढ़ा होगा। तो वो तरीके हैं। क्वार्टरली ग्रोथ एट एन एनुअल रेट की अगर बात की जाए तो दिस रेट शोज द चेंज इन जीडीपी फ्रॉम 1 क्वार्टर टू द नेक्स्ट। मतलब अब हम क्या करते हैं, क्वार्टरली ग्रोथ रेट निकालते हैं पूरे साल की, कि ईच क्वार्टर यानी हर 3 माह में हमारी जीडीपी क्या ग्रो कर रही है। इफ देयर इज इंक्रीज इन जीडीपी, जैसे 0.3% एक क्वार्टर में अगर बढ़ रही है, तो प्रोजेक्शन लगाया जा सकता है कि एक साल में 1.2% जो हमारा जीडीपी ग्रो करेगा, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, ध्यान रखना। ईयर ओवर ईयर ग्रोथ रेट की अगर बात की जाए तो आप ईयरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, जहां पर प्रीवियस ईयर का इस ईयर के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, तो आपको सीजनल अप एंड डाउन का भी पता चल सकता है। तो दिस रेट मेक कंपैरिजन बिटवीन 1 क्वार्टर एंड द प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर एंड ऐसे स्ट्रीमलाइन। तो इसमें लिखा है अगर आप चाहें तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर या करंट ईयर के साथ, और ईयर टू ईयर भी कर सकते हैं कि पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, या 2024 के भैया हमारे थर्ड क्वार्टर का 2023 के थर्ड क्वार्टर के साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या अपने इकोनॉमी का ट्रेंड का पता चलेगा कि भाई ये ईयर टू ईयर राइज कर रहा है, ईयर राइज कर रहा है, या फॉल हो रहा है, राइज फॉल कर रहा है, या फिर फॉल कर रहा है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में जो ट्रेंड है उसका अंदाजा लगता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कंपेयर जीडीपी ऑफ द थर्ड क्वार्टर लास्ट ईयर, थर्ड इट शोज हाउ मच ग्रोथ हैज देयर इन द इकोनॉमी ओवर द पास्ट ईयर। तो वो लिखा हुआ है कि अब पुराने साल के साथ इस साल के आंकड़ों का कंपैरिजन करके जो है वो थोड़ा सा अपनी ग्रोथ रेट का एस्टिमेट लगा सकते हैं। एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट की अगर बात की जाए, ध्यान रखना, तो जीडीपी ग्रोथ वो ये क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर ध्यान रखना, आप एवरेज ग्रोथ रेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। द क्वार्टर ग्रोथ रेट जैसे मान लो 2%, 3%, 1.5 और 1% रहा, तो एनुअल ग्रोथ रेट अगर आपको निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी एवरेज भी निकाल सकते हैं। जैसे इन चारों को जोड़ा, 4 का डिवाइड दे दिया, तो आपकी एवरेज क्वार्टरली ग्रोथ रेट क्या आ रही है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो भी आपके स्टडी करने के तरीके हो सकते हैं। करंट पोजीशन अगर इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडिया स्टैंड एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, यानी जीडीपी को अगर हम करंट प्राइस के बेसिस पर कैलकुलेट करें वर्तमान कीमतों पर, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है एंड रैंक अहेड ऑफ डेवलप्ड नेशन। इवनली इटली जो विकसित देश है, फ्रांस और कनाडा, ये सारे डेवलप्ड इकोनॉमी है, इनसे भी ज़्यादा हमारा जीडीपी है। पूरे वर्ल्ड में अभी हमारा नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर आते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, इंडिया इज प्रेडिक्टेड टू सरपास, मतलब जर्मनी को भी 2030 तक पास कर जाएंगे। तो आप समझिए बहुत जल्दी हो सकता है हम टॉप 3 में दिखाई दें। द मेन एक्सपोर्ट पार्टनर इंडिया का देखो यूनाइटेड स्टेट है, कंस्टिट्यूट 17% इंडिया जो एक्सपोर्ट है वो
यूएसए को करता है, और अदर मेजर नेशन यूएई और चाइना है। पर चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इन द सेंस हम चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं क्योंकि उसके प्रोडक्ट सस्ते हैं। खैर, और इंडिया में लो इनकम अर्नर है तो सस्ते प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हमको जो सबसे ज़्यादा व्यापार में घाटा देता है ना, वो भैया चाइना ही है, ध्यान रखना, जो हमें ट्रेड डेफिसिट देता है। एंड इंडियाज कंज्यूमर मार्केट साइज देखो, एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर, अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज, रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेड इट द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। मतलब आज पूरे विश्व के अंदर इंडिया की अगर बात की जाए तो एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि फॉरेन से इन्वेस्टर आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो क्या है, बड़ा मार्केट मिल जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी फेवर कर रही है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज अनटैप्ड, जिनको खोजना बाकी है, ध्यान रखना। और एफडीआई के लिए पॉलिसीज़ भी काफ़ी फेवरेबल बनाई है इंडिया ने, जैसे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में कहता है आप यहाँ आके भैया प्रोडक्शन करें तो हम आपको ऐसे ही मानेंगे आप इंडिया की कंपनी है, वही बेनिफिट देंगे जो इंडिया की कंपनी को हम दे रहे हैं। तो इस हिसाब से इंडिया को काफ़ी फेवरेट भी माना जा रहा है। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए देखो, तो सम सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी हैं तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की काफ़ी अफेक्टेड हुई थी कोविड-19 पैंडमिक के दौरान, नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा था हमारा 2020 में, पर वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि हर देश को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। बट रिकवर किया देखो, 2021 में ग्रोथ रेट सीधा 9% पहुंचा, जो अपन कह सकते हैं फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है लार्जेस्ट इकोनॉमी में। नाउ द ग्रोथ रेट एट सेटल अब लगभग 7% के करीब है, जो दिखाता है कि इंडिया की एबिलिटी है बाउंस बैक कर सकते हैं। इंडिया की पॉलिसीज काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छी जो है नीतियां बनाई जा रही है देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी बढ़ा है। देखो पैंडेमिक के कारण से खैर काफ़ी इंक्रीज हुआ था, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, तो इसके कारण से उसमें लगे हुए लोग बेरोजगार हुए। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 7.4% था 2020 में, और 19 में जबकि वो 5.4 था, और 2012-22 में इम्प्रूव हुआ था देखो ये 4.1। एंड कंटिन्यूस एफर्ट रिक्वायर्ड टू क्रिएट, लेकिन जॉब्स को अगर आपको देना है तो लगातार एफर्ट, जैसे अब गवर्नमेंट ठीक है मनरेगा स्कीम है, या राजीव गांधी रोजगार योजना है, स्वरोजगार योजना, ऐसी कई स्कीम चलाती है जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है इंडिया के अंदर काफ़ी है। एग्रीकल्चर चेंजेस है देखो, हालांकि एग्रीकल्चर चैलेंजेस हैं, बहुत सारे आपको चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर बैकबोन है। क्योंकि अभी भी हम कहते हैं कि इंडिया में लगभग 53% लोग एग्रीकल्चर से जॉब ले रहे हैं, 70% पॉपुलेशन हमारी भैया जो है वो रूरल एरिया में या गाँव में रहती है। तो अगर ये ग्रो नहीं करेगा तो फिर दिक्कत देना स्टार्ट करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या है कि अब थोड़ा यहाँ पर टेक्नोलॉजी है या कुछ प्लान पॉलिसीज बनाए कि कैसे हम फार्मर्स की प्रोडक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। आपने देखा होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह ऐसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने कई नीतियाँ बनाई हैं जहाँ पर फसलों के न्यूनतम दाम निर्धारित किए जा रहे हैं कि भैया इस दाम पे अगर आप कोई फसल नहीं खरीदता है तो आप सरकार को बेच सकते हो। सब्सिडीज दी जाती है किसानों को, लोन जो है ध्यान रखना वो बहुत कम ब्याज दर पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वहाँ पर भी गवर्नमेंट जितनी सब्सिडी दे सकती है उतनी सब्सिडी देती है। तो एग्रीकल्चर के लिए जो नहर है, जो योजनाएं हैं सिंचाई की है, तो वो सारी चीज़ें भी जो है सरकार के थ्रू यहाँ पर की जा रही है। इनकम डिफरेंसेस की मैंने आपको पहले बता दिया काफ़ी है। गिनी कॉफिशिएंट देखो 1920 में 0.38 था, तो रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ता है जितना ये बढ़ता है, ध्यान रखना, क्योंकि गिनी कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 से 1 होती है। 0 के जितने करीब जाओगे आप उतनी इनकम डिस्पैरिटी कम होती है, आय लोगों की समान होती है। एक की तरफ जितना मूवमेंट करोगे इनकम डिस्पैरिटी बढ़ती है। तो ये गिनी कॉफिशिएंट पुराने से कंपेयर करोगे तो इंडिया का लगातार बढ़ रहा है, और वो हमने देखा ये भैया कि 1% लोग ही भैया इंडिया की मैक्सिमम वेल्थ को लेकर बैठे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, इस पर भी हम लोगों ने खैर बात कर ली है। एक्सपोर्ट चैलेंजेस की बात करें तो ग्लोबल ट्रेड है डिस्टर्बेड बाय द जियोपॉलिटिकल इश्यूज। ये जो हमारे आस पड़ोस के जो देश है ध्यान रखना उनसे हमारी बनती कम है, जैसे कि श्रीलंका हो गया या पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो इनके साथ ही बांग्लादेश के साथ भी इश्यूज़ हैं। तो फिर व्यापार करें, नेपाल भी चाइना की तरफ, मालदीव के साथ भी अभी। तो क्या है कि जब तक आपकी पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तब तक आपको एक्सपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इंडिया का लिखा है एक्सपोर्ट डिफरेंट सेक्टर लाइक जैसे फुटवेयर है, टेक्सटाइल है, ध्यान रखना अच्छा खासा है, लेकिन जब तक जियोपॉलिटिकल इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे तब तक चीज़ें सही नहीं चलेगी। ग्लोबल मार्केट पोजीशन ध्यान रखना, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है, हाई डिमांड एरियाज पर जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि दूसरे देश उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए जाएं ताकि हम अपने व्यापार हैं ध्यान रखना एक्सपोर्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। कंक्लूजन की अगर बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी देखो ओन स्टम्बलिंग ब्लॉक्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
मतलब कहीं पर रुकावटें भी हैं, कहीं पर अवसर भी हैं। फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, डेवलपिंग एग्रीकल्चर है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा रहा है धीरे धीरे, मतलब इंडिया है सेल्फ सस्टेनिंग हो रहा है। मतलब इंडिया की डिपेंडेबिलिटी जैसे पहले कुछ देशों पर थी, कुछ देशों की सहायताओं पर निर्भर करती थी, अब उतनी निर्भरता नहीं है भाई। इंडिया खुद जो है, ध्यान रखना, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, सेल्फ डिपेंडेंसी पे काम कर रहा है कि खुद के ही बेस पर जो है वो ग्रोथ कर सके। इंडिया की पॉलिसीज़ भी काफ़ी अच्छी काम कर रही है। खैर, तो ये था टॉपिक हमारा। बेसिकली मैंने बहुत स्लो नहीं चलाया, क्योंकि बहुत अगर मैं स्लो चलाता तो फिर ये बोरिंग होता, क्योंकि कैरेक्टर बहुत ईजी है, मतलब एक बार सुन के या पढ़ के आपको समझ में आते हैं। कुछ जो चीज़ें मुझे बतानी थी, जैसे गिग इकोनॉमी के बारे में था, या सर्कुलर के बारे में था, या ओशियन मेराइन या कोस्टल इकोनॉमी के बारे में था, तो मैंने बता दिया है कि इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, और यहाँ से काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, वो आप इजीली कर लेंगे, ध्यान रखना। तो ये आपका वैसे फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमी के अंदर पीजीटी टीजीटी के अंदर ये काफ़ी टॉपिक आपको देखने को मिल जाता है, या आप इकोनॉमिक्स में जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी वहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो लेक्चर वहाँ पर आपको काम करेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।